बदलते भारत की शान। पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक के सफर की शुरुआत की थी, जिसके तहत विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड का दौरा शुरू किया था। हमने पाया कि संस्थान के 4 प्रभाग अपने अपने क्षेत्रों में सफल शोध व अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज के अंक में हम जानेंगे एक छोटी सी लैब से शुरू हुआ सफर किस तरह से उपलब्धियों पर उपलब्धियां दर्ज कराता जा रहा है, कैसे एक शोध अपने कई आयामों से गुजरकर किसान के लिए सुखद परिणाम देता है। हम जानेंगे लैब से खेत तक के पहलुओं के बारे में, सहज मशीनों के बारे में, बारिश के पानी से फसलों को बचाने के बारे में और भी बहुत कुछ। आज बात करेंगे मिट्टी को उपजाऊ बनाने का एक और जरिया है जिसे किसान आसानी से अपना सकते हैं, और वो है वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद। इसके लिए अवशेषों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग की और भी विधियां हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्टिंग, इंदौर विधि। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए की प्रजाति आइसेनिया फोर्टिडा के माध्यम से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग बनाने की विधि बेहतर ढंग से समझने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे यह वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है। इसमें हमने जो हमारे सीजनल जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, जैसे कि मक्का की जो रेसिड्यू है, या इसके अलावा यहाँ की मुख्य फसल सोयाबीन है तो उसका रेसिड्यू है, तो उसको मिला के जो हमारे जो अन्य खरपतवार है जैसे पार्थेनियम है और अन्य विभिन्न जैविक स्रोत हैं, उनके माध्यम से इस कंपोस्टिंग की गतिविधि को हमने किया है। अब बात करते हैं संस्थान की सस्य विज्ञान प्रयोगशाला की। इसमें विभिन्न पर्वतीय फसलों की वृद्धि व विकास से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रयोगशाला में उपस्थित रूट स्कैनर उपकरण के माध्यम से फसलों की जड़ों की वृद्धि और विकास से संबंधित आंकड़े जैसे जड़ों की लंबाई, जड़ों का आयतन, जड़ों की सतही क्षेत्रफल से जुड़ी जानकारी लेकर बारीकी से अध्ययन करता है। साथ ही लीफ एरिया मीटर उपकरण की मदद से फसलों में पत्तियों की वृद्धि से संबंधित जानकारी आसानी से ली जा सकती है। ये उपकरण चौड़ी पत्ती वाली फसलों में पत्तियों के क्षेत्रफल का आंकलन करके उपयोगी जानकारी जुटाता है। साथ ही पादप तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटेशियम का विश्लेषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण से संबंधित नमूनों का प्रसंस्करण भी करता है। हमारी प्रयोगशाला में मुख्यतः हम लोग जो हमारी फसलें हैं, विभिन्न फसलें हैं, उनकी जो लीफ एरिया है यानी कि पत्ती में कितना उसका क्षेत्रफल है, उसका थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं। इसके साथ ही साथ जो रूट स्कैनर है, जो विभिन्न फसलों की जो किस प्रकार से उनकी जड़ों का विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, तो उसके विषय में भी यहाँ हमें उसका अध्ययन करने के लिए भी हमारे पास रूट स्कैनर नामक एक यंत्र है, उसके माध्यम से उसका हम
स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ ही प्रयोगशाला में हम जो पादपों का जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, हमारी जो फसलें हैं उसका डाइजेशन के उपरांत उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, जैसे कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, इनका मुख्य रूप से हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। खेत में लगी फसलों पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कीट, जिससे हर साल किसानों को 2-4 होना पड़ता है। प्रमुख कीटों की बात करें, सफेद गिडार एक बहुभक्षी कीट, धान और छोटे अनाजों में तना भेदक और पत्ती लपेटक, सोयाबीन में रोएदार सूंडी और चूसक कीट, सब्जी मटर में पर्ण सुरंगक, मटर और चना में फली भेदक। इनसे फसलों को बचाने के लिए ही कीट विज्ञान लैब अनुसंधान कर कारगर उपाय और दवा पर शोध करता है। जैसे मेलिया अजाडी रेक के बीज की मिरी का 10% फ्रासबीन और सोयाबीन के चूसक कीट के प्रति प्रभावकारी पाया गया। वतैन चूर्ण का इस्तेमाल मिर्च में कटुआ कीट के प्रबंधन के लिए कारगर। रासायनिक कीटनाशी फ्लुवेंडामाइड धान के गुलाबी तना भेदक सिसेरिया इफेरेंस के लिए प्रभावी। अरहर के फफोला भ्रंग के प्रति डेल्टा मेथ्रिन और टमाटर में स्पोडोप्टेरा लिटुरा के लिए इंडोसाकार प्रभावी पाया गया। हमारे इस लैब में कीट प्रबंधन और सूत्रकृमि प्रबंधन पर कार्य किया जाता है, जो कि आर्थिक महत्व से बहुत ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कीट की बात करें तो इस प्रयोगशाला में 2 विभिन्न प्रकार के कीटों पर काम होता है। एक होते हैं जो कि लाभकारी हैं और दूसरे जो कि हानिकारक होते हैं। लाभकारी जो कीट होते हैं उसमें मधुमक्खी पालन और दूसरा जो यहाँ की हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की बटरफ्लाइज या तितलियाँ होती हैं उनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से परागण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा हम देखें जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं उसमें जो कुरमुला है उसकी जो है 80 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। वो यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी अभिशाप हैं। तो उनके प्रबंधन के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके लिए हमने 2 प्रोन्स टेक्नोलॉजी यानी कि 2 विधियाँ विकसित की। पहला कि जो हमारे कुरमुला के एडल्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करने की विधि, जिसको हम लाइट के थ्रू ट्रैप कर पाते हैं, और उसमें हमने एक BL लाइट ट्रैप डेवलप किया है 2008 में, जो कि 2011 में विपो द्वारा जो है सम्मानित भी किया गया उस लाइट ट्रैप को। उसमें हम एडल्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फसलों में कई रोग मिट्टी जनित फफूंद से भी होते हैं, जिनको कम करने के लिए जैव रसायन प्रबंधन अपनाया जाता है। जैसे स्थानीय ट्राइकोडर्मा हार्जियानम का प्रयोग करने पर फ्रांस बीन व मसूर में जड़ गलन, गोभी के जड़ विगलन और मटर में सफेद जड़ विगलन रोग को कम किया गया है। ट्राइकोडर्मा के विभेदों को स्क्लेरोशियम परजीवी के रूप में भी प्रभावी पाया। इससे मटर के बीजोद गलन व सफेद विगलन रोगों को कम किया जा सकता है। टमाटर के विगलन रोग के लिए मल्चिंग से पहले मिट्टी में गोबर की या मुर्गी की खाद का प्रयोग, साथ ही ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करने पर प्रभावी पाया गया है। ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं विशेषज्ञ से। हमारे संस्थान विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित हमारे पास 2 ऐसे ट्राइकोडर्मा हार्जियनम के आइसोलेट्स हैं जो TR28
TR28 और TR202 ऐसे 2 आइसोलेट्स हमारे पास हैं जो ये सॉइल बोर्न पैथोजन जो मृदा में जो हमारे कवक होते हैं उनके अगेंस्ट ये अच्छा काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें मृदा में कवक और मृदा से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि मटर में जड़ का विगलन होना, मसूर में आपका जड़ का सड़न होना, ये सारी बीमारियों के अगेंस्ट ये बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर इसके हम बात करें तो कौन कौन से इसमें जो कवक हैं फफूंद हैं उनके अगेंस्ट ये काम कर सकता है, जैसे राइजोक्टोनिया सुलेनी है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम लेंटिस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पाइसी है, उनके अगेंस्ट इसकी काफ़ी सफलतापूर्वक बहुत ज़्यादा अच्छे इसके परिणाम हमें मिले हैं। केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी ही संस्थान भी जैविक खेती को सफल बनाने के लिए कार्यरत है। जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों से निर्मित जैव उर्वरकों की विशेष भूमिका है। ये पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम, गौण पोषक तत्व, आयरन पौधों को उपलब्ध कराने में सक्षम है। संस्थान में लगभग 1600 सूक्ष्म जीवाणु का संग्रहण किया गया है, जिनमें विभिन्न पादप वृद्धि नियामकों के समान गुण पाए गए, जिसे विभिन्न शोध कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में 10 से 15% तक वृद्धि होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कृषि है शुरू से ही जैविक खेती रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में सूक्ष्म जीवों को पृथक करके उनका प्रयोगशाला में संवर्धन किया गया और उससे जो है कुछ जैव उत्पाद बनाए गए हैं। ये सूक्ष्म जीव बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा हमारे पौधों की वृद्धि के लिए और सूक्ष्म तत्व प्रदान करने के लिए बहुत ही सहायक हैं। इसके साथ साथ हमने एकल और उसके साथ साथ कंसोर्शियम भी हमने जीवाणु के तैयार किए हैं, जो कि विभिन्न फसलों में प्रयोग करके उस पौधों की बढ़वार और फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। ये जैव उर्वरक हमारे विभिन्न फसलों को करीब 10 से 15% तक के उत्पादन में वृद्धि करते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गौण पोषक तत्व जैसे जस्ता और आयरन भी हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में संस्थान के जीन बैंक में विभिन्न फसलों के 17,000 से भी अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जनन द्रव्यों का संरक्षण किया जा रहा है, जिनका उपयोग समय समय पर उन्नत प्रजातियों के विकास में किया जाता है। इन जनन द्रव्यों के उपयोग से संस्थान अब तक करीब 25 से भी अधिक प्रजातियों का विकास कर चुका है। संस्थान के जीन बैंक में विभिन्न फसलों की 17,000 से भी अधिक जनन द्रव्य संग्रहित हैं और जिसमें कि मुख्यतः स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनन द्रव्य शामिल हैं। और इन जनन द्रव्यों का जो उपयोग है समय समय पर प्रजनकों द्वारा उन्नत किस्मों के विकास में किया जा रहा है। इसके अलावा पादप आनुवांशिक शोधों में भी इन जनन द्रव्यों का उपयोग किया जा रहा है तथा ये पादप आनुवांशिक शोधों में काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधा है। और इन जनन द्रव्यों के उपयोग से हमारे संस्थान द्वारा करीब 25 से भी अधिक प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं और कई तरह की जो कृषक किस्में हैं वह भी हमारे संस्थान के द्वारा PPV FRA में पंजीकृत कराई गई हैं। संस्थान कृषि वानिकी एवं चारा उत्पादन पर भी शोध कर रहा है। पहाड़ों में मुख्यतया सर्दियों में जब तापमान माइनस में जाता है तब पाले के कारण हरी वनस्पति सूख जाती है और ऐसे में हरा चारा मिल पाना काफी मुश्किल होता है। इस समस्या के समाधान में संस्थान ने देश की पहली ड्यूल पर्पस गेहूं की प्रजाति VL 829 को विकसित किया है, जिसको 65 से 70 दिन के बाद करीब 6 सेंटीमीटर ऊपर से काटने से लगभग 40 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर मिलता है, वो भी फलदार पौधों की छांव में। और करीब 100 क्विंटल हरा चारा ओपन फील्ड में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इससे 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनाज भी लिया जा सकता है। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। चारे की हम बात करें तो पहाड़ों में सर्दियों में, मुख्यतः सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो
जितने भी जो हमारे जो चारा वाले जो फसलें हैं और जो पौधे हैं सब सूख जाते हैं पाले की वजह से। तो हम इस संस्थान में कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो हरे चारे की जो समस्या है उसका कुछ निजात पा सके। तो इस क्रम में हमारे संस्थान ने देश की पहली गेहूं की ड्यूल पर्पस वेराइटी डेवलप की है, उसका नाम है VL829। उस वेराइटी में खास बात यह है कि आप लगभग 65 से 70 दिन के बाद अगर उसकी आप कटाई करेंगे तो आपको लगभग 30 क्विंटल हरे चारे की अच्छी पैदावार मिलेगी। साथ में अगर आप एक डोज यूरिया की और एक इरिगेशन आप देंगे तो आपको जो अलग जो किस्में हैं उसके बराबर आपको दाने की जो उपज है वो प्राप्त होगी। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान जो विंटर ग्रासेस हैं जो कि सर्दियों में पूरी तरह से हरी रहती है, जैसे कि पेरिनियल राई ग्रास है, मनाव ग्रास है, ये जो पूरी तरह से आपको हरा चारा और पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर चारा उपलब्ध कराता है और इसकी जो पैदावार है लगभग 14 से 15 क्विंटल आपको प्रति हेक्टेयर की दर से हरा चारा उपलब्ध कराती है। तो ये पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा और पोषक तत्वों से भरपूर है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के पानी को संरक्षित करने के साथ साथ बारिश के फसलों के नुकसान को कम करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए संस्थान वर्षा रक्षित आश्रय बनवा रहा है। संस्थान ने वर्षाश्रित कानीगेर सेक्टर लगभग 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया है। इसमें लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फसल ली जा सकती है और लगभग इतना ही क्षेत्रफल व्यवस्था की पार्किंग के लिए है। यह एक स्वचालित वर्षारोधी प्रणाली है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट, वर्षा की बूंदें भांपने के लिए एक सेंसर यूनिट, रेलिंग के ऊपर चलने वाली वर्षा बचाव छत है। ये काम कैसे करती है आइए समझते हैं। मेरे पीछे आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये वर्षा रक्षित आश्रय है और यह एक स्वचालित प्रणाली है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये मेन इसकी कंट्रोल यूनिट है, पीछे पूरा आश्रय है और वहाँ पे उसका बारिश के लिए एक सेंसर लगा हुआ है। तो इस प्रणाली की मुख्य बात क्या है कि जैसे ही बारिश होती है तो ये पूरी व्यवस्था इस क्रॉपिंग एरिया के ऊपर में आती है। ये जो क्रॉपिंग एरिया है हमारा 300 स्क्वायर मीटर में बना है और अभी जो पूरा आश्रय खड़ा हुआ है वो 300 स्क्वायर मीटर के पार्किंग एरिया में खड़ा हुआ है। तो बारिश से हम इन प्रविष्टियों को इसीलिए बचाते हैं, जैसे इस सीज़न में हमने गेहूं और मसूर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और ऐसी अगले सीज़न में हम दूसरी जो हमारी धान्य और दलहनी फसलें हैं उनको लगाएंगे। तो इनमें हम ऐसी प्रविष्टियों को चिन्हित कर सकते हैं जो कि सूखा रोधी हों। और इसका महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि इससे हम ऐसी प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं जैसे कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके अंदर में जो करीब 85 से 90% एरिया जो है वो वर्षाश्रित स्थितियों के अंदर में ही है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की प्रजातियों का निर्माण कर सकें जो हमारे किसानों को कम वर्षा के अंदर में भी अधिक उपज दे सकें। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बात मशीनरी की हो रही है तो इस क्षेत्र में संस्थान के कदम काफी आगे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशीनीकरण मुख्य भूमिका निभा सकता है। संस्थान ने कई कृषि उपकरण और छोटे औजार विकसित किए हैं। इनका वाणिज्यीकरण भी किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इनका लाभ ले सके। मशीनों का क्या उपयोग है और ये किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैकेनाइजेशन या भी मशीनीकरण की जो आवश्यकता है एग्रीकल्चर में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी जो इनपुट्स दिए जाते हैं। तो हिल्स में क्या है, पहाड़ में क्या है कि छोटे छोटे यंत्रों की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ज़मीनी स्तर या फिर जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर खाबड़ है
और उसमें मशीनों को ले जाना या ट्रैक्टर को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो क्या करते हैं, हम छोटे छोटे यंत्रों का निर्माण करते हैं, जैसे कि छोटे इंटरकल्चर ऑपरेशन जिसमें हमारा स्मॉल टूल्स किट है, और उसके बाद बुआई के लिए सीड कम्फर्टी ड्रिल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्लेन्स में जो चीज़ें हैं उन्हीं का हम छोटा रूपांतरण करके उसको हम हिल्स में या कैसे किसानों को उपलब्ध करा पाएँ, जिससे कि वो उनका कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम कम कर सकते हैं। खेती को आसान और सफल बनाने के लिए सबसे अहम है किसानों का समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसलिए संस्थान किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देता है। संस्थान में एक प्रशिक्षण इकाई है जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे किसान, विद्यार्थी, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि व रेखीय विभागों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान के विकसित मॉडल से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसके अतिरिक्त गांव में सब्जी उत्पादन, बागवानी, चारा उत्पादन, मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन जैसे ग्रामीण उद्यम भी निरंतर फल फूल रहे हैं। ये मॉडल हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यहीं से 2 कुंटल मशरूम्स खाद लेके यहीं से काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं 2016 से कंटिन्यू इस काम को कर रही हूँ, जिसमें संस्थान ने मुझे हमेशा से हेल्प किया है। और उसके बाद धीरे धीरे 2019 में मुझे राज्य स्तरीय तिलु पुरस्कार दिया गया, तिलु रोतेली पुरस्कार। और अभी मेरे पास वर्तमान में एक स्कूल है जिसमें हम लोग मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उसी के अलावा मेरे पास एक आउटलेट है जो अल्मोड़ा मशरूम से है, जिसमें हम लोग मशरूम से बनने वाले वैल्यू एडिशन सारी चीज़ें उसमें हम बनाते हैं, और इसके लिए मैं संस्थान की हमेशा आभारी रहूँगी। अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में हमारे कई प्लान हैं। सबसे पहला हमारा प्लान ये है कि जो आपको जानकारी होगी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ कृषि की जो जोत है वो बहुत छोटी होती है किसान की, और लगातार जो है वो छोटी होती जा रही है। तो किसान को अगर उस खेती से जोड़ के रखना है तो सबसे पहला उद्देश्य ये बनता है कि उस छोटी सी जोत में कैसे वो इतना धन अर्जन कर सके कि वो उसमें कृषि का कार्य करे। तो इसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, खासकर जो फसलों का सुधार है, जो यहाँ की फसलें हैं उनका सुधार में जो परंपरागत विधियां हैं वो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे जीनोम एडिटिंग हो, इनका प्रयोग करके कैसे हम उनका उत्पादकता में वृद्धि करें ताकि उस छोटी सी जोत में उसको ज़्यादा लाभ मिले। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रुक रहा है और लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। इस बदलाव में संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। संस्थान जनजातीय उपयोजना एसपी के साथ साथ अनुसूचित जाति उपयोजना पर भी काम कर रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम के तहत भी संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनजातीय उपयोजना में हम लोगों ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों के लगभग 1300 किसानों को गोद लिया है, जिसमें कि 38 गाँवों में हम लोग काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ 550 से अधिक कृषक हमसे जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने किसानों को निराई गुड़ाई हेतु टूल किट्स और VL लघु कृषि यंत्र, VL सोलर ड्रायर, VL पॉलीटनल, VL पैडी थ्रेशर, VL मडुआ थ्रेशर, BL शाही हल जुताई के लिए, और साथ ही साथ 141 से अधिक VL पोर्टेबल पॉली हाउसेस के साथ साथ 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउसेस भी उनके खेतों में स्थापित किए हैं। नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम और NES प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा जो संस्थान है वो हमारे जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनके कृषि विभाग, KVKs और वहाँ के जो NGOs हैं उनके साथ मिलकर हमारे संस्थान की जो तकनीकियाँ हैं उनका हम प्रदर्शन करते हैं, प्रसार करते हैं, और वो तकनीकें हम उनको उपलब्ध भी कराते हैं। किसान और उद्यमी अल्मोड़ा के VPKAS से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।
यहाँ आने वाले किसानों और छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में किसान छात्रावास एवं गेस्ट हाउस की सुविधा है। संस्थान के भीतर सभागार यानी ऑडिटोरियम भी है। संस्थान का आकर्षण केंद्र है यहाँ का पुस्तकालय, जो देश भर के छात्रों, कृषि शोधकर्ताओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान के भीतर संस्थान की उपलब्धियों को संजोने का काम बखूबी किया गया है। इसका जीता जागता सबूत यहाँ स्थित म्यूजियम भी देखा जा सकता है। यही नहीं, किसानों की समस्याओं का हल यहाँ पर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रसार के लिए 3 मोबाइल ऐप VL फसल गुरु, VL कृषि समृद्धि एवं VL वाइड ग्रब मैनेजमेंट तैयार की गई है। किसानों के लिए पर्वतीय कृषि से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संस्थान के पास एक समर्पित निशुल्क कृषक हेल्पलाइन सेवा, जिसका नंबर है 1800-180-2311। संस्थान की उपलब्धियों में संस्थान द्वारा अर्जित कई पेटेंट भी हैं। आइए एक झलक इन पेटेंट पर भी डाल लेते हैं। ये तो थी उपलब्धियां। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के किसान हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के पास है। संस्थान से संपर्क करने के लिए पता इस प्रकार है: विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, माल रोड, अल्मोड़ा। फोन नंबर 5962230208। आप ईमेल के माध्यम से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव तो भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर। बीपीकेएस का है ये नारा, समृद्धि लक्ष्य हमारा।